माननीय सरकार्यवाह जी, आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से निमंत्रित हुए और उस प्रकार उपस्थित हुए देश भर से यहां पधारे हुए माननीय विशिष्ट अतिथिगण, श्रद्धेय संतवृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, विजयादशमी का एक पावन अवसर प्रतिवर्ष उपस्थित होता है। हम उसको संपन्न करते हैं। कल की मुंबई की जो घटना हुई उसकी एक दुखद छाया हम सबके मन में होना स्वाभाविक है। मुंबई से इतना दूर यहां बैठकर तो प्रत्यक्ष वहां कुछ करना अपने लिए संभव नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे सहित आप सब लोगों के मन की भावनाएं और उस घटना से जिनके घर परिवार का कोई चला गया या कोई आहत हुआ है, उनके दुख दर्द से समवेदना मन में लेकर हम यहां पर उपस्थित हैं। परंतु जीवन में ऐसी सब बातों का सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है और जीवन को आगे चलना पड़ता है और जीवन आगे चलता है। ऐसे संकटों पर आसुरी शक्ति पर मात करके सच शक्ति विजयी होती है। यह संदेश, विजय का संदेश देने वाला अपना विजयादशमी पर्व है। संयोग से यह वर्ष परम पूज्य पद्मभूषण कुशक बकुला रिम्पोचे इनकी जन्मशती का वर्ष है और उनका जो जीवन रहा है, नई पीढ़ी के कितने लोगों ने शायद पहली बार ये नाम भी सुना होगा, परंतु पुरानी पीढ़ी के लोग जानते हैं कि वहां के यानी पूरे हिमालय में सर्वोच्च सम्मानित लामा के नाते उनकी मान्यता थी। वास्तव में ये सारे हिमालय के बौद्धों की ये मान्यता है कि तथागत के प्रमुख 16 अरहतों में से एक श्री बकुल, इनका वो अवतार थे। और वहां के जम्मू कश्मीर विधानसभा के वो सदस्य रहे, अपने राज्यसभा में भी वो सदस्य रहे, राज्य सरकार में, लोकसभा में सदस्य रहे और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। मंगोलिया में 10 वर्ष भारत के राजदूत रहे। उनका वहां जाना, उसके थोड़े ही दिनों बाद मंगोलिया में वहां की कम्युनिस्ट सत्ता प्रणाली का पतन हुआ, तो मंगोलिया का जो परंपरागत बौद्ध धर्म है उसको वहां फिर से स्थिर स्थावर करने के वहां की जनता के प्रयास में उनका इतना समर्थ योगदान रहा कि मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान पोलर स्टार उनको दिया गया। कुशक बकुला जी की और अपने राष्ट्रीय दृष्टि से सारा व्यवहार करने की ये जो पद्धति, ये पहले ही उजागर हो गई थी, क्योंकि 1948 में कबायलियों के भेष में जब पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण कर दिया तो लद्दाख के नौजवानों की नुब्रा सेना गठित हुई, उसका नेतृत्व ये करते थे और उस नुब्रा सेना ने स्कर्दू के पहले ही कबायलियों के आक्रमण को रोक दिया था। अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने वाला यह उदाहरण है। और
हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी राष्ट्र के प्रति विश्व दृष्टि का उद्घोष एक प्रकार से शिकागो पे के अपने अभिभाषण में किया था। उसका भी 125वां वर्ष चल रहा है। विश्व बंधुत्व की जो दृष्टि उन्होंने उसमें प्रतिपादित की और वहां से पश्चिमी देशों का प्रवास करते करते भारत वापस आने के बाद भारत में जो अपने राष्ट्र की राष्ट्रीय दृष्टि के बारे में अपने देशवासियों को प्रबुद्ध बनाया संबोधन करके, उस अपने वैश्विक दृष्टि का और राष्ट्रीय दृष्टि का प्रत्यक्ष व्यवहार ही कुशक बकुला के जीवन में हमको दिखता है। और स्वामी विवेकानंद की स्वनामधन्य शिष्या भगिनी निवेदिता, उनके जन्म जयंती का भी 150वां वर्ष चल रहा है। दार्जिलिंग में उन्होंने समाधि ली वहां पर, और उनका जो स्मारक बना है उनके समाधि पर लिखा है, हियर लाइज सिस्टर निवेदिता हु गेव इंडिया हर ऑल। देश के प्रति सर्वस्व समर्पण करने वाला जीवन। उन्होंने भी अपने जीवन भर भारत में आकर भारत की जनता को अज्ञान और दरिद्रता के अंधकार से निकालने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, कठोर परिश्रम किया। उसी राष्ट्रीय दृष्टि का प्रचार करते हुए राष्ट्रीय दृष्टि का प्रचार करना है, केवल प्रचार नहीं करना है, राष्ट्रीय दृष्टि का जीवन खड़ा करना है। लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि को समझना भी है, उसके बारे में बोलना भी है, तो पहली बात ये करनी पड़ती है और हम सबको करनी पड़ेगी कि अपने मन पर जो विदेश के संस्कार हुए हैं गुलामी के काल में, केवल विदेशी लोगों से अपना संपर्क आया, उनसे हमने कुछ सीखा, ऐसी बात नहीं है। तो जानबूझकर प्रयास पूर्वक हमारे मन को, बुद्धि को कलुषित करने का उन्होंने प्रयास किया अपने राज्य को स्थिर करने के लिए। उसके हम भक्ष बने और इसलिए हजारों वर्षों का ये दो और गुलामी का कालखंड अपना गया, उसमें हमारा मन थोड़ा सा कलुषित हुआ है, उसके कारण भ्रमित हुआ है। आत्म स्वाभिमान को हमने खो दिया है। हमारे देश के बौद्धिकों में भी भारत का जो है वो सर्वथा त्याज्य तुच्छ, वो विचार करने लायक भी नहीं है। भारत ने प्राचीन समय में किन्हीं बातों में कुछ प्रगति की थी, ऐसा सत्य बातों के आधार पर भी बताएंगे तो भी वो तुच्छता से देखेंगे, बोलेंगे। ऐसे हम आत्महीन हो गए, उसके कारण भ्रमित हो गए। अपने गौरव को हमने खो दिया, अपने इतिहास को हमने भुला दिया, अपने महापुरुषों की महत्ता हमको मालूम नहीं। बाहर के लोग हमको पढ़ाते तब हम मानते हैं, और इस कारण हमारा चित्त मलिन हो गया है। अपने चित्त को उन सारे विपरीत प्रभावों से मुक्त करके हमको आत्मसम्मान की दृष्टि से अपने आप को देखना सीखना होगा। अपने देश के वास्तविक इतिहास, परंपरा, स्वरूप को जानना होगा और अपने चित्त की मलिनता को हटाकर, अंग्रेजी में कहते हैं डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड, वो हमको करना पड़ेगा। भगिनी निवेदिता जन्म से आयरलैंड की थी, जन्मगत संस्कार उनको यूरोप से मिले थे, लेकिन भारत में आकर भारत की सेवा करने की उनके मन ने ठान ली। और जो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको बताया कि अगर ये तुमको करना है तो तुमको भारत के साथ एक रूप होना पड़ेगा, तो सतत प्रयास करके पूर्णतः वो भारतीय मानस के साथ तन्मय हो गई और उस तन्मयता के साथ भारत के सत्य स्वरूप का, भारत की राष्ट्रीयता का वर्णन उन्होंने किया।
और संपूर्ण समाज में उसके बारे में जागृति पैदा की। ये हमारे लिए एक उदाहरण है, क्योंकि राष्ट्र जिसको हम कहते हैं वो कोई कृत्रिम चीज थोड़ी है, कोई उसको बना सकता है, कोई बिगाड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति से जन्म लेकर उभरी हुई एक संरचना है। आजकल अपनी भाषा में बोलना हम कम जानते हैं और इसलिए राष्ट्र का भाषांतर हमने नेशन कर दिया। लेकिन ये जो नेशन कल्पना है, अंग्रेजी शब्द है, उसमें जो नेशन है वो नेशन के साथ सत्ता अनिवार्य है। वो नेशन सत्ता पर जुड़ा है, सत्ता पर निर्भर है। नेशन स्टेट यानी नेशन है। हमारे राष्ट्र की, राष्ट्रीयत्व की वस्तु स्थिति एकदम भिन्न है और अलग है और विशिष्टतापूर्ण है भारत के लिए। राष्ट्र बनाए नहीं जाते, राष्ट्र पैदा होते हैं। किसी एक भूमि में उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपना जीवन यापन करता हुआ कोई समाज अपना जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी चलाता है। उस भूमि को अपना प्राण, अपनी आत्मा, अपना सर्वस्व, अपनी माता मानता है। उस भूमि में साथ साथ जीवन बिताने के साथ साथ वो अनुभव प्राप्त करता है। इतिहास के चढ़ाव उतारों में, अच्छे बुरे हालात में, और सब मिलकर अपना जीवन आगे ले जाते हैं, परिस्थितियों का उपाय करते हुए बढ़ते चले जाते हैं। उसमें से उसके आपस के बंध बनते हैं और फिर उसमें से उसकी जीवन के प्रति और जगत के प्रति देखने की एक दृष्टि तैयार हो जाती है। उसमें से कुछ मूल्यों का वो सृजन करता है। उन मूल्यों के आधार पर हर प्रकार की परिस्थिति में अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ नियमों की रचना करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों के द्वारा उस समाज में चलती है। उसको संस्कृति कहते हैं। ऐसे जीवन का समान अनुभव, भूतकाल का समान रूप से स्मरण, सुख दुख की समान कल्पनाएं, समान मूल्य, समान संस्कृति के आधार पर उस समाज का, उस भूमि के साथ नाता, उसके आधार पर राष्ट्र बनता है। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्र है। और इसलिए इस राष्ट्र के इस अलग विशिष्ट स्वरूप को समझकर इसका विचार करना आवश्यक है। और सारी दुनिया में ये भारत की विशिष्ट प्रकृति है। ऐसी प्रक्रिया, अनोखी प्रक्रिया अन्यत्र चली नहीं। सनातन काल से हम एक राष्ट्र के रूप में विद्यमान थे। कभी व्यवस्थाएं ऐसी थी कि राष्ट्र एक था, राजा अनेक थे, अनेक राज्य थे। कभी ऐसा भी हुआ कि हमारे अपने पुरुषार्थ के अभाव के कारण, हमारे अपने दुर्गुणों के कारण हमने अपने राष्ट्र में अपने राज्य को खो दिया। विदेशी आकर यहां राज्य करने लगे। लेकिन राष्ट्र की धारा सतत चलती रही, कभी क्षीण स्वरूप में, कभी तीव्र स्वरूप में, कभी व्यापक विस्तार पूर्वक जैसे कोई नदी का पाठ है ऐसा जाते हुए। लेकिन यह राष्ट्र का जीवन आगे चल रहा है। और राष्ट्र के जीवन के विकास को तब माना जाता है दुनिया के द्वारा भी, जब राष्ट्र की इस प्रकृति का संचार राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होकर उस व्यक्ति के क्रियाकलापों में और उस समाज के सामूहिक क्रियाकलापों में अनुभूति उस बात की होती है कि हां भाई, ये लोग जो कर रहे हैं ना, अब इनके करने में से भारत हमको ध्यान में आ रहा है। तब उस राष्ट्र के लोग भी मानते हैं, क्योंकि उनको उस गौरव की अनुभूति होती है कि राष्ट्र की प्रगति हो रही। और दुनिया की भी मान्यता उस प्रगति को तभी मिलती है जब उस दुनिया को भी उस राष्ट्र की विशिष्टता का, इस राष्ट्रीयता का साक्षात्कार उसके प्रत्येक क्रियाकलाप में से होता है। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक जीवन की गुणवत्ता हो, किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप एक एक व्यक्ति का
और विश्व में होने वाला आचरण, सारी बातों में से जब उस राष्ट्र के ये मूल्य, ये संस्कृति झलकती है, तो दुनिया भी मानती है कि हां, अब इस राष्ट्र की प्रगति हो रही, विकास हो रहा है। और जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है, हम तो 70 साल से स्वतंत्र हैं, परंतु पहली बार हमको थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है, और दुनिया को भी थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है कि हां भाई, भारत उठ रहा है, भारत इस दुनिया में है, भारत कुछ कर रहा है। और इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत की प्रतिष्ठा भारत की, और हमारे स्वयं के मन में अपने स्व के बारे में गौरव, अभिमान की स्थिति, इन दोनों में वृद्धि करने वाले अनुभव थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्यों न हो, पूर्णतः अभी नहीं क्यों न हो, लेकिन हमारे ध्यान में आ रहे हैं। अभी जिस प्रकार से अपनी सीमाओं पर और बार बार अपने सुरक्षा को चुनौती देने वाले और सामर्थ्य नहीं है तो भी छोटी मोटी खुरापाती करने वालों को हमने जवाब दिया है, सीमा पर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी, जिस प्रकार स्पष्ट भाषा में उनको समझ में आया, ऐसे शब्दों में। डोकलाम जैसे कठिन प्रकरण में जिस प्रकार धैर्यपूर्वक अपना संयम न खोते हुए, लेकिन अपने गौरव के साथ कभी समझौता न करते हुए और बातें की गई, उसके कारण अंतराल विज्ञान के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों के एक के बाद एक जो पराक्रम हो रहे, उसके कारण आर्थिक विकास की दिशा में जिस तेजी से भारत चल पड़ा, अभी थोड़ी गति मंद हो गई ऐसा कहते हैं, ठीक हो जाएगी ऐसा लगता है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़े उस क्षेत्र में, उसके कारण सारी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा ऊंची हो गई है। भारत था तब भी था, आज भी है, हम सब लोग थे, हमारे गुण दोषों सहित थे, जो करना था वो, जो करना रहता था करते थे, हमने लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन भारत को गंभीरता पूर्वक देखना, भारत की दखल लेना और भारत में दखल देने के पहले 10 बार विचार करना, इन बातों का जो आज हमको अनुभव आता है वो पहले नहीं आया था। कारण क्या है? कारण यही है, अनेक बातें ऐसी हो रही है, लेकिन जो मैंने कहा कि इसकी पूर्ण अनुभूति आनी चाहिए। दुनिया का एक उदाहरण स्वरूप देश अगर भारत को बनना है तो इसकी संपूर्ण अनुभूति आनी चाहिए। उस दृष्टि से समाज में भी चर्चा चलती है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छा तो है, लेकिन उसमें ये 4 बातें और होनी चाहिए, ये नहीं हो रहा है और आगे हम चाहते कि ऐसा भी होना चाहिए। ऐसी चर्चा समाज में चल रही है। उस चर्चा को ध्यान में रखकर और इस परिस्थिति की कुछ बातों का हम विचार करें तो हमारे ध्यान में आता है, जैसे कश्मीर की बात है। 2-3 महीने पहले ऐसा लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस दृढ़ता के साथ वहां पर अलगाववादियों का और उग्रवादियों का बंदोबस्त हुआ, सेना पुलिस को उनका कर्तव्य करने की पूर्ण मोहलत दे दी गई और ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों की आर्थिक जो उनकी शक्ति धारा है उसको बंद कर दिया गया। उनके और देश विरोधी ताकतों से और देश के पाकिस्तान जैसे शत्रुओं से, देश की दुश्मनी करने वाले, हमारा तो कोई शत्रु नहीं लेकिन हमसे शत्रुता रखने वाले होते हैं,
उनके साथ उनके जो संबंध थे वो जिस प्रकार से उजागर कर दिए गए, उसका एक अच्छा परिणाम सर्वत्र अनुभव हो रहा है। वहां जाते तब भी अनुभव होता है। परंतु समस्या यहां समाप्त नहीं हुई, क्योंकि मूल में इन सब शक्तियों के चंगुल में लोग जाते, उसका कारण क्या है? शासन वहां पर इतने वर्षों तक जो रहा, उसका अनुभव उसकी पारदर्शिता का नहीं है। कर्तव्य अपना ठीक करते हुए भेदभाव रहित बुद्धि से कश्मीर घाटी की 3 प्रदेश माने जाते, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर की घाटी। लेकिन वहां और विकास पहुंचा ही नहीं। जम्मू और लद्दाख के साथ तो सौतेला व्यवहार किया गया, और कश्मीर घाटी के नागरिकों को भी शासन के कारण हमारी कुछ सुविधा हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ऐसा अनुभव नहीं आया। उसको होने की आवश्यकता है, उसके बारे में अधिक चुस्ती दिखाने की आवश्यकता है। विकास का अनुभव नागरिकों को आना चाहिए। लेकिन वहां के तो कुछ नागरिक भी विस्थापित हैं। कुछ तो भारत स्वतंत्र होने के बाद 2 देश बन गए, भारत पाकिस्तान, उसके बहुत बाद समय समय पर आए हुए विस्थापित है। उधर से बेदखल हो गए, इधर आ गए, इस विश्वास के साथ आए कि हमको भारत भक्त बने रहना है, हिंदू बने रहना है, अपने अपने मत को स्वतंत्रता पूर्वक उपासना करना ये हमारा अधिकार है। सब प्रकार के लोग आए, उनको वहां बसाया तो गया, लेकिन अभी तक वो नागरिक नहीं है। पीढ़ियां चली गई, और इसलिए 3-3 पीढ़ियां हो गई, वो केवल आके अंदर बसे हैं, उनको निकाला नहीं, इतनी बात है। उनको न शिक्षा है, न स्वास्थ्य की सुविधा है, न कहीं पर वोटर रजिस्टर में नाम है, न रेशन कार्ड है, कुछ भी नहीं, आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं। शिक्षा बंद, रोजगार के अवसर बंद, सब कुछ बंद। कैसा चलता होगा उनका? फिर भी अभी तक यहां टिके इसलिए है कि वो चाहते हम भारत भक्त बने रहे, हमको भारत के साथ रहना है। और जो नागरिक थे, पाक ने और भारत के कश्मीर का कुछ हिस्सा अधिकृत कर लिया, उसमें से विस्थापित होकर आए हैं। नागरिक थे ही पहले से, राज्य के भी नागरिक थे। और कश्मीर घाटी में पंडित बंधु बसे थे, 1990 के बाद उनको निकाला गया। ये सब लोग अपने ही देश में नागरिकता के सारी अधिकार कागज पत्र पर उनके पास होने के बाद भी उन अधिकारों से वंचित है, देश भर में बिखर गए या शरणार्थी कैंपों में रह रहे। उनकी दशा में कोई सुधार नहीं। संवेदना के साथ इन लोगों की समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। विकास के सारे लाभ, प्रजातांत्रिक अधिकारों की सारी सुविधाएं उनको मिले, वो नागरिक बनकर यहां पर रहे, भारत भक्त, और अपने अपने मत पंथ उपासना की किसी प्रकार के किंतु परंतु के बिना यहां पर उपासना करते हुए सुरक्षित अपनी आजीविका चला सके, ऐसी स्थिति उनको प्राप्त कर देने की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। कैसा होता है कि केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन, इन्होंने प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुए बिना जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों से मिला हुआ ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य अंग ही है। हमारी जो प्रतिज्ञा है संसद में 2 बार
एक मत से जो प्रस्ताव पारित हो गया है उसके अनुकूल जनमानस की सृष्टि नहीं होगी। और इसलिए समाज की भी भूमिका है। हम जानते हैं वो सीमावर्ती प्रांत है और पाकिस्तान बार बार खुराफाते करते रहता है। सीमा पर बसे हुए जो अपने बंधु हैं उनको बार बार वहां से बेदखल होना पड़ता है। उनकी पढ़ाई ठीक से वहां चल नहीं सकती क्योंकि कब गोले बरसेंगे और कब गांव छोड़ के अंदर जाना पड़ेगा वो पता नहीं है उनको। सुरक्षा का खतरा तो है ही, शिक्षा बंद हो जाती है, खेती करना बंद हो जाता है, खेती के लिए जो पशु रखे वो कभी मर जाते हैं, उनको दवाई देने के लिए, चारा देने के लिए जाना दुभर हो जाता है। उनके लिए कुछ सुविधाएं देनी चाहिए, इसके लिए कुछ और आर्थिक भी मदद उनको मिलती है, वो पर्याप्त मिलती है कि नहीं देखनी चाहिए, बढ़ाकर देनी चाहिए। है वहां शासन तो कर ही रहा है व्यवस्था, संघ के स्वयंसेवक भी उसमें पहले से लगे हैं, परंतु इसकी मात्रा अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में और कश्मीर घाटी में भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं जैसी चाहिए वैसी पहुंची नहीं है। पहुंचाने में शासन प्रशासन को विशेष प्रयास करने चाहिए। समाज भी करता है, संघ के स्वयंसेवक लगे, लेकिन अधिक मात्रा बढ़ानी चाहिए और शासन प्रशासन और समाज के समन्वित प्रयास से ऐसे सकारात्मक उपक्रम कार्यक्रमों के द्वारा एक तरफ ये जो कड़ाई बरती जा रही है, अलगाववादी तत्व, राष्ट्र विरोधी ताकतें, राष्ट्र के शत्रु, उनके साथ उसको जारी रखते हुए लेकिन वहां की सामान्य जनता को भारत की आत्मीयता का अनुभव तो आए। ये सारा होने के लिए अगर कुछ प्रावधान नए करने हैं तो राज्य शासन को, केंद्र शासन को करने पड़ेंगे, और अगर कुछ पुराने प्रावधान आड़े आ रहे हैं तो उनको बदलना पड़ेगा। क्योंकि आखिर सारा कुछ बना है किसके लिए बना है? देश के लिए बना है। देश की एकात्मता, अखंडता, सुरक्षा, विकास चलता रहे, इसलिए सारा बना है। भारत के साथ, भारत के मानस के साथ कश्मीर घाटी की जनता के मानस का सात्मीकरण हो, यह आवश्यकता है। यह संविधान का निर्देश भी है, केवल कश्मीर के बारे में नहीं, सारे देश के बारे में। और इसलिए यह अगर होना है, उसके लिए कुछ प्रावधानिक कार्रवाई करनी है तो निसंकोच करनी चाहिए और उसको सबने समर्थन देना चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन समाज ये तीनों जो प्रयास कर रहे हैं अधिक बढ़ने चाहिए और तीनों का समन्वित रूप से एक दिशा में चलना आवश्यक है। ऐसा अगर हुआ तो कश्मीर समस्या का शीघ्र निदान हो सकता है, ऐसा वातावरण भी है। अब यह सारा विचार हम करते हैं, शासन प्रशासन, विशेषकर सीमावर्ती प्रांत जम्मू कश्मीर में समस्या है, लेकिन केवल जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं। इन समस्याओं को पैदा करने की गतिविधियां अनेक सीमा के प्रांतों में चल रही है। और जैसी वहां परिस्थिति है कि उसको उकसाने वाले लोग हैं, सीमा पार से बल देने वाले लोग हैं, वैसे वहां भी है। अब केरल और बंगाल के समाचार किसी से छुपे नहीं है। जिहादी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें वहां अपने खेल खेल रही है। वहां का समाज उसका विरोध कर रहा है, संघर्षरत है। शासन प्रशासन वहां का उसमें जिस गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए वैसा ध्यान नहीं देता है, या तो उदास रहता है, कभी कभी ऐसा लगता है उनका साथ देता है। अब ये सारी बातें किसी से छिपी नहीं तो केंद्र के शासन के पास भी जाती होती,
गृह विभाग के पास भी ये सारी जानकारी आ जाती होगी और उसका उपाय वो करते ही होंगे। लेकिन ये बात समाज में एक वातावरण निर्माण करने से पूर्णता सुलझ सकती है, नहीं तो नहीं। और इसलिए केरल बंगाल जैसी परिस्थिति में इन सीमावर्ती प्रांतों की सज्जन शक्ति ने निर्भय होकर, मुखर होकर सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि एक राजनीति चलती है, खुशामद की राजनीति चलती है, वोटों की खुशामद करनी पड़ती है राजनीतिज्ञों को। अपना कर्तव्य कभी इच्छा होकर भी कर नहीं पाते और कभी इच्छा भी समाप्त हो जाती है, ऐसा होता है। मनुष्य है, परिणाम होता है, मैं दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन समाज जो इनको निर्माण करता है, इनको भेजता है, वो मालिक है। उस समाज को जागरूक और प्रबुद्ध और सक्रिय बनाना है। समाज की सज्जन शक्ति को निर्भय होकर इसके लिए आगे आना पड़ेगा। सीमा की समस्याएं कम नहीं है। सब प्रकार की तस्करी, गौ तस्करी विशेषकर बांग्लादेश की सीमा पर चलती है। समुद्र की सीमा, भूमि की सीमा, सब पर सब प्रकार की तस्करी के प्रयास चलते हैं, घुसपैठ चलती है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की समस्या अभी पूरी निपटी नहीं। अभी थोड़ी सी जागृति शासन प्रशासन में आई हुई दिखती है, लेकिन वो समस्या है ऊपर से, म्यांमार से खदेड़े गए रोहिंग्या आ गए। अब वो वहां से यहां क्यों आए, वहां क्यों नहीं रह सके, सारी जानकारी लेते हैं तो ध्यान में आता है कि उनकी अलगाववादी, हिंसक और अपराधी गतिविधियां उसके लिए कारण। जिहादी ताकतों से उनके संबंध वहां पर उजागर हो गए। इसलिए उस देश का शासन भी, उसका उनके प्रति रवैया कड़ाई का ही है। अब ऐसी प्रवृत्ति के लोग वहां से खदेड़े गए, वो यहां आ गए। यहां अगर उनको आश्रय दिया हमने, तो न केवल वो अपने रोजगार पर भार पड़ेंगे, देश में सुरक्षा पर एक संकट बनेंगे, ये बात पक्की है। इस देश से उनका नाता क्या है? उनको तो यहां लाभ लेना है। और इसलिए यह पक्का ध्यान में रखकर उनका विचार करना चाहिए। मानवता की बात तो ठीक है, लेकिन उसके अधीन होकर कोई अपने मानवत्व को समाप्त करे, अपने प्राणों को समाप्त करे, ऐसी तो मानवता नहीं कहती। आनंद की बात है कि शासन प्रशासन का भी रवैया उनके बारे में ऐसा ही दिख रहा है। परंतु यह सीमावर्ती प्रांतों में विशेष ध्यान देने की बात है। वैसे सीमा और अंतर्गत सुरक्षा का दायित्व अपने सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, इनका होता है। और सामान्यतः अभी तक स्वतंत्रता के बाद का उनका जो रिकॉर्ड है, वो तो प्राणपण से, समर्पण पूर्वक, परिश्रम पूर्वक उन्होंने अपना कर्तव्य ठीक निभाया है। और अपने कर्तव्य को निभाने का उदाहरण ऐसे दिया है जिसके कारण सामान्य समाज के तरुणों में भी एक वीरश्री का संचार होता है, एक उदाहरण जीवन का उनके भी सामने आता है। उसके लिए वो गौरव और अभिनंदन के पात्र है। परंतु क्या उनकी स्थिति पर हमारा ध्यान है? वो अपना कर्तव्य करना चाहते हैं, उनके पास साधन नहीं। उनको साधनों से सुसज्जित करना पड़ेगा। हम यहां पर ठीक से रह सके, शांतिपूर्वक रह सके, इसलिए सीमा पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर वो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। यहां पर उनके जो आप्तजन परिवार के लोग हैं, उनके लिए हमारी दृष्टि क्या है? शासन प्रशासन उनके लिए पूरा कर रहा है कि नहीं? उनको भी अपना काम करते समय जो भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध होती है, कैसी मिल रही है?
उनको साधन संपन्न करना है, तो हमारे देश को और अपने सुरक्षा के साजो सामान के बारे में स्वावलंबी होना पड़ेगा। होने की दिशा में हम चल भी पड़े थे, उसकी गति कैसी है? शासन प्रशासन को अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी और शासन प्रशासन को इस मामले में कुछ मात्रा में जो सीधा संवाद उनका चलता है उसकी मात्रा और गति बढ़ानी पड़ेगी। और समाज को भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा। वहां अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है, वो कहां से आएंगे? नई भर्ती कहां से होगी? हमको अपने परिवारों से तरुण सेनाओं में भेजने पड़ेंगे। आखिर देश की रक्षा करना देशवासियों का कर्तव्य होता है। देशवासियों में से ही सैनिक जाते हैं, देशवासियों में से ही सेना बनती है। हमारे सैनिक बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस में हमको अच्छे अच्छे लोग भेजने पड़ेंगे। अपने घर के सर्वोत्कृष्ट लोगों का मन बनाना पड़ेगा कि वहां जाकर काम करें। करियर बनाना है तो आर्मी में बनाए, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, सीआरपीएफ में बनाए। और इसलिए उनके परिवार जो समाज में है उनको सम्मान के साथ, प्रेम के साथ गले लगाना पड़ेगा। उनके सुख दुख की निजी चिंता हमको करनी पड़ेगी। उनके घर के लोग, जवान लोग सीमा पर गए हमारी सुरक्षा के लिए, उनके घर की सुरक्षा, उनके घर की देखभाल समाज का कर्तव्य है। समाज को भी अपना सहभाग इसमें बढ़ाना पड़ेगा, तब धीरे धीरे बातें ठीक हो जाएगी। सभी में यह बात दिखती है। शासन के अच्छे संकल्प तो है, करने में उनकी प्रामाणिकता तो है, लेकिन वो करवाना, इंप्लीमेंटेशन, जिस प्रशासन से वो करवाना है वो प्रशासन कैसा है? वो संवेदनशील है कि नहीं? पारदर्शी है कि नहीं? वो जल्दी हिलने वाला प्रशासन है कि नहीं? प्रशासन के विभिन्न स्तरों से अच्छी लोक कल्याणकारी योजनाएं निकलती है, नीचे जाते जाते कितनी बचती है और उनका क्या होता है, इसकी चिंता जैसे उनको करनी पड़ेगी, वैसे ही समाज को भी इन बातों की चिंता करनी पड़ती है, हमेशा करनी पड़ी है। जो जो देश बड़े हुए हैं उसमें यही बात हुई है। अपने देश की आर्थिक स्थिति पर भी अब हम एक नजर डालते हैं तो यही बात ध्यान में आती है। अच्छी योजनाएं चली नहीं, चली है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए, आर्थिक स्थिति में द्रुत गति से प्रगति करने के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए जनधन योजना चली, मुद्रा योजना चली, गैस सब्सिडी वाला काम हुआ, कृषि बीमा जैसी योजना चली, अनेक ऐसी योजनाएं चली है। और कभी अगर लगा विचार करके उनको कि ये करने से होगा, लेकिन साहस करना पड़ेगा, तो साहस करने में भी वो कम नहीं है। लेकिन जो किया है उसका हो क्या रहा है, इसको देखना चाहिए। उसका क्या हो रहा है, इसकी रिपोर्ट चारों ओर से आनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के लोग क्या कहते हैं उसको समझना चाहिए। परिस्थिति का आकलन सब तरफ से हमारे पास आए और फिर हम उसका विचार करके अपने मन से निर्णय करें। लेकिन वो आकलन तो आए सब ओर से, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। और ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी जो अर्थव्यवस्था का प्रचलन सारे विश्व में है, उसका एक गुण है असंतुलन। एक जगह भला करने जाते हैं, दूसरी जगह गड़बड़ होती है। ये किसी व्यक्ति का, किसी सरकार का गुण नहीं है, उस व्यवस्था का ही गुण है। वो अधूरी है, बातों पर आधारित व्यवस्था है। और बाकी देशों का चल जाता है क्योंकि एक तरह के देश बने हो, एक तरह के, विविधता कम है। परंपरा में भी कोई विविधता नहीं है, व्यापारी देश है।
और इसलिए केवल व्यापार के आधार पर चल जाता है। व्यापार अच्छा चले तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग है, कृषि पर उनका ध्यान नहीं। हमारे यहां ऐसा नहीं, हमारा देश विविध प्रकार से बना है। अब जो अर्थनीति सभी का विचार करके सभी का हित एक साथ नहीं साधती, उसमें अच्छी बातें भी हमने लागू करने के बाद उसके परिणाम सार्वदेशिक और सार्वकालिक नहीं होंगे, हो सकता है अन्यत्र नुकसान भी हो। हमको एक ऐसा आर्थिक तंत्र चाहिए जो बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, खुदरा व्यापारी, कृषि, स्वरोजगार करने वाले पर सबको साथ लेकर चलने वाली एक नीति चाहिए। और ऐसी नीति चाहिए तो हमको विचार करना पड़ेगा, मूल में विचार करना पड़ेगा। हमको दुनिया में जो परंपरा चली है आर्थिक मतवादों की, उनकी घिसी पिटी लीक से बाहर आकर विचार करना पड़ेगा। हमको हमारे देश, अपने देश के लिए विचार करना पड़ेगा। ये ठीक है, हम अपना प्रतिमान खड़ा नहीं कर लेते तब तक हमको दुनिया के साथ चलना है। तो दुनिया के इन अधूरे मानकों पर और अधूरी नीतियों के साथ थोड़ा चलना पड़ेगा, उसकी मजबूरी एक हद तक है। परंतु यह भी दुनिया आज मान रही है कि कोई एक मॉडल सब देशों में फिट नहीं हो सकता। हर एक देश को अपना मॉडल बनाना पड़ेगा, हर एक देश को अपने मानक बनाने पड़ेंगे। जीडीपी नाम का एक मानक चलता है सारी दुनिया में, लेकिन वो अधूरा है, यह भी अर्थशास्त्र मानता है। और भूटान जैसे छोटे से देश में कहा कि हम जीडीपी में नहीं गिनेंगे हमारी आर्थिक अवस्था को, हम गिनेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स। उन्होंने अपना प्रतिमानक बनाया। आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुभवों के बाद आधुनिक अर्थतज्ञों की इन बातों को मान्यता है। हमको अपनी नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि अपना भी अनुभव है ना। अभी जीडीपी त्रुटिपूर्ण है लेकिन प्रचलित है, उससे नापते हैं हम। और दूसरी बात, हम अपने देश की आवश्यकता देखते हैं कि हमारे देश में रोजगार बढ़ने चाहिए। रोजगार यानी केवल नौकरी नहीं, हर हाथ को काम मिलना चाहिए और काम करने से आजीविका चले, इतनी प्राप्ति होनी चाहिए, इसको रोजगार कहते हैं। हम इन दो बातों के निकषों पर देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि सबसे अधिक ये जिनसे होता है ऐसे अपने देश के कौन लोग हैं? मध्यम उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, खुदरा व्यापारी है, छोटे छोटे कारीगरी के काम करने वाले, अपना स्वरोजगार, अपना छोटा छोटा काम करके चलाने वाले स्वरोजगारी है। स्वरोजगार को, और हमारे यहां तो घर बैठे महिलाएं भी कुछ छोटा मोटा काम करके पैसा कमा लेती है। इसको इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। सबसे अधिक रोजगार और कृषि, सबसे अधिक रोजगार देने वाला और सबसे अधिक जीडीपी की वृद्धि करने वाला क्षेत्र हमारा आर्थिक क्षेत्र यह है। तो हम नीति बनाएंगे, हम उस नीति पर चलेंगे। देश में और दुनिया में आर्थिक उतार चढ़ाव होंगे, कभी कभी आर्थिक भूचाल भी होते हैं। उन सब में सुरक्षा हमारी हुई, भारत पर इसके परिणाम सबसे कम हुए, सारी दुनिया मानती है। कारण क्या है? कारण यही है, छोटे मध्यम लघु उद्योगों का क्षेत्र, खुदरा व्यापारी, स्वरोजगार, कृषि और ये इनफॉर्मल इकोनॉमी वाला क्षेत्र, उसी के कारण हम सुरक्षित हैं। तो इन उथल पुथलों में, इन आर्थिक भूचालों में हमारी नीति के, और कुछ नीति, हम नई नीति चलते हैं, कुछ तो उथल पुथल होनी अपेक्षित है और उसको सहन करना भी समाज सीखा है, समाज जानता है, समाज करता है। लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए कि ये जो हमारा बलस्थान है, इस पर इसका कम से कम मार पड़नी चाहिए, ये सुरक्षित रहने चाहिए हर हालत में।
क्योंकि इसी के आधार पर तो हम एक सुरक्षित अर्थव्यवस्था है, इसी के आधार पर तो हमारी जीडीपी में, हमारे उत्पादन में, हमारे रोजगार में सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। सुधार तो हम करेंगे, लेकिन इनको सुरक्षित रख के करेंगे, इसका ध्यान और रखना पड़ेगा। ऐसे ही हमको ये भी देखना पड़ेगा कि आर्थिक प्रगति यानी क्या है। अमीर लोग अमीर हो गए, ये कोई प्रगति नहीं है। आखिर हम मानते हैं ना, अंत्योदय, आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी, वो अधिकतर लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में और इनफॉर्मल इकोनॉमी में खड़े मिलते हैं। सामान्यतः हमारे यहां जो कहा जाता है, एससी, एसटी और एनटी, अनुसूचित जाति, जनजाति और घुमंतु जनजाति, इनका एक वर्ग है। अब इनके कल्याण के लिए योजनाएं बनी है, वो लागू होती है कि नहीं, ठीक से लागू होती कि नहीं, सबको मिलता है कि नहीं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमको ऐसी नीति चाहिए, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश के संसाधन, हमारे लोगों की सुंदर और सुरक्षित जीवन की कल्पना, हमारी आकांक्षा, हमसे दुनिया की अपेक्षा, आज के जगत में हमको आगे बढ़ना है। इसको ध्यान में रखते हुए, साथ में इनका भी विचार रखते हुए, हमको अपनी अर्थनीति ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें लागत खर्चा कम रहता है, जिसमें उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, रोजगार की मात्रा बढ़ती है, ऊर्जा कम लगानी पड़ती है, जो देश के पर्यावरण को और देश की नैतिकता को खराब नहीं करती। अपने मूल्यों मानकों पर हम चलते हैं तो दुनिया हमको सम्मान देती है। हमने अपनी योग विद्या को दुनिया के सामने लाया, कितने गौरव के साथ योग दिवस लोग करते, सारी दुनिया भारत को मानने लगी। हमने अपने परंपरागत विचारों के आधार पर पेरिस में कहा कि हम पर्यावरण का हमने जो तय किया है, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। अमेरिका जैसे देश पीछे चले गए, हम नहीं कर देंगे, ये करेंगे तो हमको खतरा होगा। हमने कहा नहीं, पर्यावरण एक श्रद्धा का, निष्ठा का विषय है, उस पर्यावरण के बारे में सब कुछ करना चाहिए, जो करना चाहिए हम करेंगे, हम उस करार से बाहर नहीं आएंगे। दुनिया में हमारा स्थान ऊंचा हो गया। आज हमारे पड़ोसी देशों में हमारा स्थान नेता के रूप में धीरे धीरे बन रहा है। इसका कारण क्या है? हम अपने स्वत्व के आधार पर चल रहे हैं। उस स्वत्व के आधार पर हमारी आर्थिक नीति बनाकर हमारे नीतिकारों को, राज्यों में सलाहकारों को और अपने आर्थिक विकास के पथ पर चलना पड़ेगा, तो वास्तव मात्रा में विकास होगा, सबका विकास होगा। कृषि जैसा क्षेत्र है, शासन प्रशासन की तत्परता जैसे उधर आवश्यक है, इधर भी आवश्यक है। अधिकांश किसान हमारे देश में हैं और उसमें भी अधिकांश किसान जो है वो अल्पभूधारक है और उसमें सिंचन की व्यवस्था में नहीं आता और वो दुखी है, क्योंकि सब तरफ से मार पड़ती है। वर्षा ज्यादा हो गई तो भी नुकसान, कम हो गई तो भी नुकसान, फसल बर्बाद हो गई, नुकसान ही नुकसान, फसल अच्छी आई तो भाव कम हो जाते हैं, फेंक देना पड़ता है तो भी नुकसान है। कर्जे के बोझ में दब कर वो दुखी है। उसकी नई पीढ़ी पढ़ लिख रही है, खेत में काम करना नहीं चाहती, लेकिन पढ़ लिख कर शहरों में बेरोजगार बन जाएगी, खेत में काम करना भी भूल जाएगी, वहां काम नहीं मिलेगा। और अगर यहां खेत में काम करते देहातों में पड़ी रहती है तो देहातों में कोई सुविधा नहीं है जीवन की। इस कैची में उलझ गया है, क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब योजनाएं अच्छी तो चली, अमृत परीक्षण की योजना चली, किसानों को मंडी से सीधा सौदा करके ऑनलाइन लाभ पहुंचाने की योजना चली, अच्छी योजनाएं चली है,
परंतु उन योजनाओं का होता क्या है नीचे? शासन में संवेदना नहीं है, ऐसा नहीं, संवेदना है। कर्ज माफी इस शासन के संवेदनाशीलता का परिचय है, लेकिन क्या वो समस्या का उपाय है? एक तो राहत के जो जो कदम उठाए हैं, प्रशासन शासन के मन में जैसी संवेदना है उसी संवेदना के साथ वहां काम करता है कि नहीं? इंश्योरेंस कंपनी पीक इंश्योरेंस की योजना चल रही है, इंश्योरेंस कंपनी उतनी तत्परता और संवेदना के साथ जाकर वहां काम करती है कि नहीं? देखना पड़ेगा, अमल कराना पड़ेगा। और साथ साथ कम खर्चे में कम लागत में किसान खेती करे, इसके तरीके सिखाने होगा। उसका एक उपाय है तकनीकी। जाते अपने देश से अनेक लोग इस्राएल की खेती देखने के लिए जाते हैं। बहुत सी बातें अनुकरणीय है, और केवल बाहर ही है ऐसा नहीं। जहां पर प्रचुर मात्रा में जल था, आजकल जल कम हो गया है, वो राजस्थान में जाकर भी देख सकते हैं कि कम पानी में खेती कैसे की जाती है। जहां जहां से अच्छा मिलेगा वहां वहां से लाना चाहिए, लेकिन परीक्षा करके लाना चाहिए। तकनीकी जहां निर्माण होती है वहां के लिए निर्माण होती है। उसको दूसरी जगह ले जाना है तो उसकी उपयुक्तता वहां कितनी है, कोई विपरीत परिणाम तो नहीं देखना पड़ता है। जैसे नई बातों के बारे में यह कहा गया है, पुरानी बातों के और नई बातों के बारे में, कि पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, जो पुराना वो सब अच्छा था ऐसा नहीं है, सही बात है। न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम, नई कविता बोलने लायक नहीं, सुनने लायक नहीं, ये गलत बात है। संत यानी सज्जन लोग, समझदार लोग परीक्षान्यतरत भजते, परीक्षा करके स्वीकारते। किसी ने कुछ किया, वहां कुछ हो गया, इसलिए वैसा का वैसा उसको उठाना ये मूर्खता है, मूढ़ पर प्रत्यय नहीं है बुद्धि। तो तकनीकी चाहिए हमको, आधुनिकतम तकनीकी चाहिए। हमारा किसान तकनीकी के साथ खेती करना जानता है, आज की बात नहीं है। हमारे देश में प्रयोगशालाएं नहीं थी। हमारा किसान हमारा शास्त्रज्ञ था, उसकी अपनी खेती, उसकी प्रयोगशाला थी। एक एक अनाज की हजारों किस्में उसने अपने परिश्रम से वर्षानुवर्ष प्रयोग करके, एक अगर चावल लिया 8-10 हजार किस्में थी, 7-1 हजार चुराई गई, 3-1 हजार बाकी है। उसमें भी कैसी कैसी किस्में मिलती है। लाल रंग का चावल है, अत्यंत स्वादिष्ट, खूब एनर्जी देने वाला, मणिपुर में मिलता है। केवल पानी में भिगो के आधा घंटा रख दिया तो पक जाने वाला चावल है। लंबा चावल है, छोटा चावल है, मोटा चावल है, बारीक चावल है, कितनी है हमारे किसान के। ये किसने किया? हमारे किसान ने किया। उसकी वैज्ञानिक दृष्टि है, वो तकनीकी स्वीकारना जानता है, लेकिन किसी तकनीक को लाने के पहले उसका आगा पीछा पूरा सोचना चाहिए। उसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे। कुछ तकनीक अपने यहां आती है, कभी कभी देखा जाता है कि वहां पर उसको छोड़ दिया गया है उसके नुकसान के कारण। आज हम उसको ले रहे, दवाइयों में ऐसी कई दवाइयां चलती है कि वहां पर उस पर प्रतिबंध है। हमारे यहां चल रही, वहां फैक्ट्रियां पैदा कर रही, यहां बेच रही, बेचने के लिए। जिन देशों की तकनीकी हम देखते हैं, उन देशों ने उसको धिक्कार दिया है। ऐसी तकनीकी ऐसी लेनी नहीं है, परीक्षा के साथ तकनीकी लेनी चाहिए। लेकिन मुख्य बात है कि खेती जो है कम खर्चे में होनी चाहिए। खेती जमीन को बिगाड़ने वाली नहीं होनी चाहिए, खेती अन्नों को विषयुक्त बनाने वाली नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करना है तो जैसे सारी दुनिया के लोग आज सोच रहे हैं, अनुभव के बाद हमको भी सोचना पड़ेगा। हमको जैविक कृषि, गौ पशु आधारित कृषि, पशुपालन के साथ कृषि, मिश्र फसल की कृषि, इन सब अपने आजमाए हुए तरीकों पर फिर से लौटना पड़ेगा। ये अत्यंत अद्यतन वैज्ञानिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, मैं पुराणबंदी बात नहीं कर रहा हूं। यह आज हमारे किसानों का अनुभव है। यह संपूर्ण दुनिया अनुभव लेकर इस चिंतन पर आ चुकी है और उधर आना पड़ेगा।
साथ साथ कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। जितनी लागत फसल उगाने में लगती है उस पर अगले साल अपना परिवार चलाकर अगले साल की वो खेती करे, इतना लाभ देने वाला लागत मूल्य उसको देना पड़ेगा, वो निर्धारित करना पड़ेगा। उत्पादन खर्चे के आधार पर मूल्य का निर्धारण होना चाहिए। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करना पड़ेगा और यह गारंटी करनी पड़ेगी कि किसान की फसल उसी भाव में बेची जाएगी, उससे नीचे नहीं। खरीदने वालों को राजी होना पड़ेगा अथवा फिर कुछ जिम्मेवारी शासन को उठानी पड़ेगी। और धीरे धीरे जमीन को, पशु को, मनुष्य को और अन्न को खराब करने वाली, पर्यावरण को बिगाड़ने वाली रासायनिक खेती को हमको छोड़ना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। आधुनिक विज्ञान इसी दिशा में चल रहा है, खेती का। और ये जब बात आती है तब और एक बात आती है कि आज हमारा जो अल्प भूधारक और सिंचाई व्यवस्था के विरहित खेती करने वाला किसान है, उसके पास उपाय क्या है? ऐसी अगर कम लागत की खेती करनी है तो उसको गाय पालनी पड़ेगी, देशी गाय पालनी पड़ेगी। देशी गाय हमारे परंपरा में श्रद्धा का मानव बिंदु है। देशी गाय खेती के लिए उपयुक्त पशु है। हमारे यहां दूध के लिए गाय कम पालते हैं, गोबर गोमूत्र के लिए ज्यादा पालते हैं। हमारे संविधान में निर्देश है गौरक्षा हुए देश में इस तरफ बढ़ाए कानून को। और गोबर गोमूत्र के आज जो लाभ है, दूध का जो लाभ है, A2 मिल्क है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के और फसल के, वृक्षों के स्वास्थ्य के लिए गोबर गोमूत्र का जो उपयोग है, मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए भी जो है, वो आज विज्ञान सिद्ध है और अधिकाधिक लोग उसको ले रहे हैं। और इसलिए गोपालन का कार्य भारत में चलता है, परंपरा से चलता है। आज भी भारत के अनेक लोग, संत, महात्मा, संगठन, व्यक्ति, संस्थाएं, संघ के स्वयंसेवक सहित गौ रक्षा और गोपालन के कार्य में लगे। गौ रक्षा और गोपालन के इस कार्य में वो हमेशा सद्भावना से चलते हैं, क्योंकि यहां सांप्रदायिकता का प्रश्न नहीं है, केवल हिंदुओं की मान्यता नहीं। गौशाला चलाने वाले मुसलमान सज्जन हैं, मैं मिला हूं। गौ रक्षा का प्रचार करने वाले मुसलमान सज्जन हैं। प्रत्यक्ष गोरक्षा के कार्यों में उतरकर संघ से कोई संबंध न होते हुए भी गोरक्षा का काम करने वाले मुसलमान भी हैं, अन्य संप्रदायों के लोग भी हैं। और गाय अपनी अर्थव्यवस्था, कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात है। फिर भी और कतिपय प्रकरण इधर उधर होते हैं, उसका गोरक्षकों से संबंध क्यों जोड़ा जाता है? वो तो वहां लिप्त पाए नहीं गए। और वहां पर जिन्होंने किया होगा उन्होंने गाय का आसरा लिया होगा, उसके आड़ में किया होगा, लेकिन गाय की रक्षा करने वाले, उन पर भी हमले हुए, उनकी भी हत्या हुई है। उसमें गोरक्षा का काम करने वाले मुसलमान मतानुयायी भी शहीद हुए हैं उत्तर प्रदेश में। केवल बजरंग दल वाले शहीद हुए ऐसा नहीं है। ये सारे समाज की आस्था है और योग्य आस्था है, विज्ञान सम्मत आस्था है। उसका संबंध जोड़ना नहीं चाहिए। गोरक्षा कार्य से हिंसा का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। कानून और संविधान का पूर्ण पालन करके ही उसको चलाना चाहिए और चलाते हैं। उसको सांप्रदायिक से जोड़ना, हिंसा से जोड़ना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रचार होता है। और इसलिए जब कभी अपने देश में कानून व्यवस्था ठीक रहे, इसलिए सद्भावना से, सदहेतु से शासन में उच्च पदस्थ बैठे लोग कुछ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय देता है, तो शब्दों का आधार लेकर उसको बिगाड़ा जाता है।
इसकी चिंता गोरक्षा करने वालों को नहीं होनी चाहिए, वो उनके लिए है नहीं। वो केवल उस वाक्य को देखे, उस अंश को देखे तो सही बात है, समाज में कानून सुव्यवस्था रहनी चाहिए। गोरक्षा के आड़ में, धर्म के आड़ में, किसी भी बात के आड़ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। गोरक्षा करने वाले हिंसक कैसे हो सकते? गोरक्षा का, गो का सानिध्य तो अपराधियों की अपराध मनोवृत्ति कम करता है, ये उसका रिकॉर्ड है, प्रयोगों से सिद्ध। और इसलिए जो गोरक्षा का कार्य कर रहे हैं, भक्तिपूर्वक, प्रामाणिकता पूर्वक कानून संविधान के दायरे की चिंता करें और कानून जहां जहां बना है उसका अमल ठीक से हो, इसकी निगरानी रखें। पुलिस के सामने उसी कारण पड़ते हैं और कोई कारण नहीं होता है। शब्दों का आधार लेकर इस विषय को बरगलाने से समाज में बिना कारण टकराव उत्पन्न होता है। कई मुसलमान सज्जन मुझे मिले ये बताने वाले कि एक बार आप गोरक्षा का कानून बनाने के लिए क्यों नहीं कहते, ये समस्या खत्म, हमारी जान छूटेगी। हम तो है नहीं, सब मुसलमान गोमांस खाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये विपरीत करना, परिणाम करने वाला प्रचार क्यों चलता है पता नहीं। शब्दों को बदनाम करना, शब्द किसी पर चिपका कर उसको बदनाम करना, यह प्रचार की रीति तो पहले से प्रचलित है। आजकल एक विजिलेंटी नाम का शब्द चलता है, उसका मूल डिक्शनरी में अर्थ देखेंगे, उसमें ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं, लेकिन उसको एक गाली जैसा बना दिया और जो गाय शब्द का उच्चारण करेगा उसको वो शब्द चिपका देते हैं कि हो गया बदनाम, सब विजिलेंटी हो गए। जिस संविधान सभा की जिन किन्हीं महानुभावों के द्वारा और वो मार्गदर्शक तत्वों में आया होगा, वो भी विजिलेंटी थे क्या? इस प्रचार से चिंतित होना नहीं चाहिए। जो ऐसा उच्च पदस्थ लोगों ने कहा है, कोर्ट ने कहा है, उसकी चिंता वो करेंगे जो गुनहगार होंगे। अपराधियों को उसकी चिंता करनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। हमको उसकी चिंता करने का कारण नहीं, क्योंकि गाय इस देश की श्रद्धा है, संविधान सम्मत है। गाय गावो विश्वस्य मातरा, ये अभी विज्ञान से भी अक्षरशः सिद्ध होते जा रहा है। खैर, ध्यान में यह आता है कि सब बातों में सरकार की नीति, प्रशासन, उसकी तत्परता, उसकी संवेदना, इसमें कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ समाज को भी बहुत कुछ करना है, और इन दोनों से ज्यादा समाज को करना है, क्योंकि वहां भी सामाजिक परिदृश्य को देखते हैं को कोई बड़ी अच्छी बात नहीं दिखती, कहीं कहीं दिखता भी है। जैसे अब कृषि की ये बात की हमने, दूसरी व्यवस्था जल सिंचन है जिस पर वो कृषि निर्भर करती है। कितने प्रयोग कर रहा है समाज, सरकार भी कुछ योजनाएं कर रही, नदियों का निर्मलीकरण, नदियों के प्रवाह का अनिर्मलीकरण, अविरलीकरण, कहां कहां और पानी भेजना, कैसे भेजना, कहां से लाना, वहां भी विचार हो रहा है। लेकिन समाज ने कितना बड़ा उद्यम किया है इस क्षेत्र में, नए नए प्रयोग किए हैं। सरकार की लागत से 1/3 से कम लागत में यशस्वी कर दिया है सारा काम। कितने जगह काम हो रहा है, आपने भी देखा होगा, मैं नाम नहीं लेता। कहीं भी जाओ, आज देश के किसी भी राज्य में जाओ, ये काम करने वाले लोग दिखाई देते हैं। खुद के लिए कुछ नहीं चाहते। एनजीओज है, संगठन है, संघ के स्वयंसेवक है, समाज के सज्जन है। रैली फॉर रिवर्स जैसा उपक्रम, इसके प्रचार के लिए जग्गू वासुदेव जी महाराज भी चला रहे हैं। अगर इन सब बातों का कृषि के क्षेत्र में इसमें समन्वय हो तो कितना जल्दी गति बढ़ेगी इन सारी बातों की। उस समन्वय का भी कुछ उपाय सोचना चाहिए, समाज में यह होना चाहिए। समाज में तो समन्वय हो जाएगा, लेकिन समाज, प्रशासन, शासन, इस समन्वय को करना है तो शासन के द्वारा पहल करनी पड़ेगी, वो करनी चाहिए, उसमें सबका लाभ है। सामाजिक परिदृश्य को देखते हैं तो यह चित्र एक तरफ दिखता है। अनेक बातों में, आर्थिक क्षेत्र सहित सब क्षेत्रों में समाज भी थोड़ा थोड़ा उद्यम करता है। हमारे कारपोरेट घराने भी कई प्रकार की सेवा चलाते हैं, स्किल ट्रेनिंग चलाते हैं, अच्छी अच्छी बातें चलाते हैं, बहुत उत्तम रीति से चलाते हैं, प्रामाणिकता से चलाते हैं। और ये
वो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण नहीं है, उसके पहले से हमारी ये परंपरा है, उसके कारण चल रहा है। परंतु कुल मिलाकर समाज में जो आचरण की स्थिति देखते हैं, देखकर दुख होता है। कैसे कैसे प्रसंग होते हैं। स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं, नगरों के रास्तों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं, छोटे छोटे उपद्रव होते हैं और बड़े उपद्रव में बदल जाते हैं, क्योंकि समाज कैसे कैसे आचरण करता है। घर में नई पीढ़ी बैठी है, उसको संस्कार नहीं, वो इंटरनेट पर ज्यादा रहती है, वहां ब्लू व्हेल जैसे खेल चलते हैं और वो परिणाम करते हैं। कैसे जाते हैं हमारे बच्चे ऐसे चंगुलों में, कैसे जाते हैं? हमारे ही देश को लोग ऐसे काम कैसे करते हैं? क्या ये सामाजिक समरसता के, सत संस्कारों के अभाव का परिणाम नहीं है? और ये सारी बातें हमको एक तो शिक्षा से मिलनी चाहिए। शिक्षा नीति के बारे में मैंने पिछले साल भी कहा था, इस बार भी लिखित भाषण में मैंने कहा है, उसकी पुनरुक्ति मैं नहीं करता। उस नीति की प्रतीक्षा है वो जल्दी आए। मूल विचार करके संस्कार देने वाली शिक्षा, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली शिक्षा, मनुष्य को अपने आजीविका के लिए समर्थ बनाकर मनुष्य बनाने वाली शिक्षा, मनुष्य को आज के विश्व के ज्ञान में स्पर्धा कर सकने वाला समर्थ मनुष्य बनाकर वास्तविक एक दायित्ववान, शीलवान मनुष्य बनाने वाली शिक्षा, राष्ट्रीय गौरव से ओतप्रोत मनुष्य बनाने वाली शिक्षा, उसके लिए आवश्यक पात्रता का शिक्षक, उसकी पात्रता वो निर्माण करने के लिए उसकी जैसी देखभाल होनी चाहिए वैसे देखभाल की व्यवस्था, वैसा वातावरण बनाने वाले शिक्षा परिषद, ये सब कहाँ है उसमें? परंतु क्या शिक्षा केवल विद्यालयों में होती है? घरों में नहीं होती, समाज के उत्सवों में नहीं होती, आंदोलनों में, अभियानों में नहीं होती। क्या घर को चलाने वाले गृहस्थों का अपने बच्चों को एक मनुष्य के नाते, अच्छे मनुष्य के नाते तैयार करना कर्तव्य नहीं है? स्वयं का उदाहरण रखने का कर्तव्य नहीं है? अपनी आत्मीयता से, बालक आयु से, शिशु आयु से उसको मन को ढालना है मुझे, ये ध्यान में रखकर स्वयं बरतना उनका कर्तव्य नहीं है? उत्सव प्रसंग चलाने वाले, देश के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले नेताओं का कर्तव्य नहीं है कि आंदोलन के साथ साथ उनको राष्ट्रीय दिशा में कैसे चलना, क्या इनको कर्तव्य नहीं? भद्रता, समरसता, न्याय, सहवेदना, संगठन तो प्रयास कर रहे हैं, संत तो प्रयास कर रहे हैं, कानून भी अपना काम कर रहा है, देश के धुरीण लोग भी कम से कम भाषण है तो इसका उपयोग तो कर ही रहे, उपदेश तो कर ही रहे भाषण में। परंतु केवल उससे काम नहीं चलेगा, सारे समाज को ही सोचना पड़ेगा। समाज की यह स्थिति अच्छी नहीं है। संविधान सभा में संविधान जब प्रस्तुत किया, अंतिम मसौदा उसका, सारी चर्चा होने के बाद, पहले प्रस्तुत किया, चर्चा हुई, संशोधनों के साथ अंतिम मसौदा जब प्रस्तुत किया डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, तो उन्होंने एक इशारा दिया है। उसमें उन्होंने ये कहा है, मैं उनके शब्द पढ़ रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है इसमें, भाषण में उन्होंने कहा है, अंग्रेजी भाषण था, श्री नरेंद्र जाधव ने उसका अनुवाद किया है। डॉक्टर अंबेडकर, राजनीति, धर्म व संविधान विचार, पृष्ठ 303 पर, वो मैं पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं, अगर हम प्रजातंत्र को न केवल स्वरूप में बल्कि वास्तव में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी असंवैधानिक तरीकों का दामन छोड़ना। इसका अर्थ है हमें क्रांति के खूनी रास्ते को त्यागना होगा। इसका अर्थ है हमें सविनय, अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को भी त्याग देना चाहिए। वो यहां तक गए थे। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीके उपलब्ध ही नहीं थे, तब तो असंवैधानिक तरीके अपनाने का औचित्य था। परंतु जहां संवैधानिक तरीके खुले हों,
तब इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके अराजकता के व्याकरण के सिवाय कुछ नहीं है और जितनी जल्दी उनका त्याग कर दिया जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। ये उनके अनुभव के बोल हैं। समाज के दुख के साथ समरस होकर उस दुख के निवारण के लिए सारा जीवन लगाने के बाद जो उनका अनुभव है संविधान सभा में पूरे भाषण में उसको उन्होंने व्यक्त किया है। भगिनी निवेदिता ने भी यही कहा है। उन्होंने इसका डायनामिक्स मैकेनिक्स बताया है कैसे होता है। भगिनी निवेदिता कहती है, द समाज इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली, द होम इज बिहाइंड द सिविक लाइफ एंड सिविक लाइफ सस्टेन्स द नेशनैलिटी। This is the formula of human combination, the essentials of all four elements we have among us in our ancient dharma. But we have allowed much of their consciousness to sleep. We have again to realize the meaning of our own treasure. समाज कुटुंब की शक्ति है। नागरिक सभ्य जीवन की पृष्ठभूमि में गृह जीवन है, घर के संस्कार, और नागरिक सभ्य जीवन राष्ट्रीयता का पोषण करता है। मनुष्यों को जोड़ने वाला यह सूत्र है। इन चारों तत्वों के आवश्यक अंश को हमें हमारे प्राचीन धर्म ने दिया है, परंतु हमने उनके प्रति अपनी अधिकांश चेतना को सुला दिया है। हमें पुनः अपने स्वयं के संचित निधि के अर्थ को समझना पड़ेगा। सारांश शासन को नीति वैसे रखनी पड़ेगी, अपने देश के परिवेश और आवश्यकता और जन के आधार पर करना पड़ेगा। उसका अमल ठीक से होता है ये भी देखना पड़ेगा। सबको साथ लेकर चलने वाली वो नीति होनी चाहिए हर क्षेत्र में। प्रशासन को संवेदनशील होना पड़ेगा, अमल के बारे में तत्पर होना पड़ेगा, पारदर्शी होना पड़ेगा, और उसके लिए सज्जनों को सक्रिय होकर समाज को राष्ट्र हितैक संघबद्ध आचरण के लिए प्रवृत्त करना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी सबके सहयोग से। और ये काम होगा, संघ यही कर रहा है। 93 साल से संघ क्या करता है? संघ ऐसे स्वयंसेवक तैयार करता है जो स्वयंसेवक अपने मातृभूमि के प्रति अटूट भक्ति रखते हैं और उसके प्रत्येक पुत्र के प्रति अपार आत्मीयता व संवेदना रखते हैं। अपने उस मातृभूमि के अखंड स्वरूप का वर्णन वो कर सकते हैं और ऐसा करने में उनको कोई संकोच नहीं रहता, उनको कोई डर नहीं रहता, कोई लोकप्रियता की आकांक्षा उनकी स्पष्टवादिता को रोक नहीं सकती। निर्भयतापूर्वक वो उसको मुखरित करते हैं। राष्ट्र के स्वरूप की स्पष्ट कल्पना उनके बुद्धि में है, वैसे वाणी में भी है। मन में अपने पवित्र अखंड मातृभूमि की भक्ति और पूर्वजों का गौरव भरा है। उसके प्रत्येक पुत्र के प्रति अपार आत्मीयता व संवेदना है, करुणा है, और इस राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए सर्वस्व त्याग ही जिनकी सामूहिकता और महत्वाकांक्षा का आधार है। ऐसा व्यक्ति देश के प्रत्येक गांव के मोहल्ले में खड़ा करना, उसके आधार पर वातावरण बनाना, उस वातावरण में समाज अपना आचरण परिवर्तन करेगा, उसके परिणाम सर्वत्र होंगे। और उस आचरण के वातावरण में जो आचरण बनेगा उसके आधार पर समाज में स्वार्थ, आलस्य, भेद, आत्महितना सारी बातें दूर होगी। स्व आधारित नीति, उत्तम क्रियान्वयन, सज्जन शक्ति का सहयोग, ये बातें तो धीरे धीरे उभर रही है। समाज के तैयारी की देरी है, उसके लिए अपना यह काम चला है। उस काम में सहयोग का मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि एक चित्र धीरे धीरे उभर रहा है हम सबके मानस के सपनों में। हिंदू भूमि का कण कण हो अब शक्ति का अवतार उठे, जल थल से अंबर से फिर हिंदू का जय जयकार उठे, कोटि कोटि हाथों वाली मां का अद्भुत आकार उठे, लख विश्व नयन विस्फार उठे, जगजननी का जयकार उठे। ये चित्र हम सार्थक कर सकते हैं यद्यपि हम सारे सब लोग मिलकर समाज को इस तैयारी में लाए कि वो भी अपना कर्तव्य करने के लिए आगे बढ़े। राष्ट्र के प्रगति में शासन की नीति, प्रशासन के क्रियान्वयन और संवेदना का जितना सहभाग रहता है उससे कई गुना ज्यादा
विशेषकर प्रजातंत्र में समाज के करने का सहभाग रहता है, उसके लिए समाज को करने का, तैयार करने का ये जो काम चला है, उसमें मैं आपका आह्वान करता हूं सहयोग का, और अपने 4 शब्द समाप्त कर। दंड लेकर खड़े होना है। सावधान, उत्तिष्ठ। रमा। संघ दक्ष। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। संघ वीर। वाम वृत। रमा। स्वस्थ।